Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. We are reading chapter 1st in civics, democracy and equality. In this chapter we had completed what is the meaning of democracy. After that meaning of democracy, we had learned what is monarchy and what is dictatorship. इस पूरे चैप्टर में हमने जो समझा है वो क्या है, हमने समझी थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी आइडिया होती है, लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मोनार्की को हमने समझा था, डिक्टेटरशिप को हमने समझा था, और जो दूसरा पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी को समझा था कि डेमोक्रेसी किस तरह से आई, किस तरह से सबसे पहले जो नोमैडिक पीपल थे उनके टाइम पे डेमोक्रेसी होती थी, और उसके बाद से हमने समझा था कि फिर ब्रिटिशर्स ने जब कॉलोनीज़ अपनी बना ली तो जो वॉर लड़ी इंडिपेंडेंट होने के लिए कंट्रीज़ ने, जैसे अमेरिकन्स ने और फ्रेंच ने अपने ही मोनार्क के अगेंस्ट लड़ा था, है ना। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो रूल्स की ज़रूरत होती है जो बताएं कि लोग या गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो जो रूल बुक है, ए सेट ऑफ रूल है, वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के वाइटल रोल्स पढ़ने हैं, इक्वलिटी एंड रोल ऑफ लॉ पढ़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो सब हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? One feature that distinguishes democracy from other form of government is that in a democracy the ruler are not free to do what they like. The citizen and the government have to follow certain basic rules. These rules and laws are written down according to which a country is governed. This written document is called constitution. The constitution is above all the law of a country. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चैप्टर वाइज और अच्छे से समझेंगे। देखिए, डेमोक्रेसी क्या है, पीपल रूल, मतलब लोग अपनी तरह से लाइफ जिएं, लोग इंडिपेंडेंट हो, जो भी वो करना चाहते हैं वो करने के लिए। लेकिन अगर सारे लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, तो क्राइम बढ़ेगा, ठीक है ना, चोरी बढ़ेंगी, मर्डर्स होंगे, लोग दूसरों को ऑप्रेस करेंगे, लोअर कास्ट जो हैं उनको बर्बाद कर दिया जाएगा। जो सोसाइटी में पहले से गरीब हैं वो और गरीब हो जाएंगे, उनकी चीज़ें छीन ली जाएंगी, जो पावर में है वो और पावर में रह जाएंगे, ठीक है ना। ये सब डेमोक्रेसी में हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल सोवर्जन है, मतलब पीपल के पास पूरी पावर है। तो डेमोक्रेसी में लोग ऐसा कुछ ना कर पाएँ, ठीक है ना, उसके लिए क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ए सेट ऑफ रूल्स जो सबके लिए एक जैसा होता है, जिसमें क्या है, हर इंसान, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हमने गवर्नमेंट भी इलेक्ट की है तो जो गवर्नमेंट है वो किसी को ऑप्रेस ना कर सके, अपने मन के रूल्स ना ला सके, ऐसे रूल्स ना ला सके जिससे सिटीजन्स में किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस ग्रुप को प्रॉब्लम हो, तो उनको भी गवर्नमेंट्स या कोई कितना भी पावरफुल हो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसकी भी लिमिटेशंस रखता है। और ये रूल्स, ये लॉज जो हैं वो सारे रिटन रखे जाते हैं कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1947 को हुई थी, और लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑन राइटिंग कंप्लीट हो चुका था, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये सब आपको पता ही है। तो इतना टाइम, ये दो साल का टाइम लगा, 2 साल से ज़्यादा का टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में। वो इसलिए लगा क्योंकि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ की जो रिलीजियस फेथ है वो अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, साउथ का कल्चर, असम का कल्चर, पंजाब का, कश्मीर का अलग अलग है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग लिख रहे थे उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखना था कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ना लिखा जाए कि किसी भी एरिया के, किसी भी ट्राइब के, किसी भी कल्चर के लोगों का
नुकसान हो या उन्हें लगे कि उन्हें ऑप्रेस या सरप्रेस किया जा रहा है। तो हर चीज़ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करके ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट सेट करता है, चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है ना, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लोगों को राइट्स देता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को राइट्स हैं, हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही तो उसको अगले चुनाव में हरा भी सकते हैं। अगर गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, उनकी बुराई भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, धरने भी दे सकते हैं। तो ये सब हमें कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये सारी पावर हमको देता है। आगे जो है वो है वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग जो है उसमें लोगों का रोल क्या है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्टेस्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु आर गवर्न। इट इन्वॉल्व्स मैनी पीपल एंड मैनी डिसीजन discussion and meeting, since the people have to have the right to express their opinions and have a say in it. Democracy brings out better decision. Hence, in a democracy, a decision involves the consent and consult of the people who are affected by the decision. देखिए क्या है, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके रूल असेंबली में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या लेजिस्लेचर में भेजा। हम दो तरह से वोट देते हैं, एक स्टेट के वोट्स देते हैं, एक सेंट्रल के वोट देते हैं। सेंट्रल में जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, और स्टेट में मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट में आप जो क्या करते हैं, जिसको आप भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसे एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब होता क्या है, मान लीजिए कंट्री के लिए कोई रूल बनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका स्टेट आप जहाँ रहते हैं वहीं का अकेला रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ हो, इसके अगल बगल के एरियाज़ के पूरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब जब भी कोई डिसीज़न लिया जाना होगा तो जब ज़्यादा लोग डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा डिसीज़न निकलेगा, है ना। जैसे कोई चीज़ घर पे इम्प्लीमेंट करनी है तो घर में जो बूढ़े हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो सारे लोग बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या करता है, हमारे पास बेस्ट ऑप्शन आ जाता है कि हमें ये चीज़ इस तरह से करनी चाहिए तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यही है कि डेमोक्रेसी में क्या है, ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, तो ज़्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन से क्या होगा, जो भी डिसीज़न लिए जाने होते हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन से निकलते हैं। क्योंकि अगर एक ही आदमी सारे डिसीज़न लेगा तो एक आदमी हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो गलत हो भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक जो किया था पाकिस्तान पे, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर अकेले का डिसीज़न हो सकता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जितने भी लोग आते थे, ठीक है ना, एयरफोर्स जो आती थी, होम मिनिस्ट्री के जो बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब ने डिस्कशन किया होगा कि सर इस तरह से नहीं, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से करेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, इस तरह से करेंगे तो हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का ही तो फ़ायदा है कि लोग क्या करते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। Equality is one of the most important element of a democracy. It means equal status and equal opportunities for all. The Indian Constitution states that the government shall not deny equality to any citizen before the law. All citizens will be equally protected by the laws of the country. This impels that the law shall apply equally to all in the same manner, irrespective of caste, sex, race, or religion. In a democracy, irrespective of whichever party comes to power or whoever heads the administration, rule have been made in accordance with the laws written in Constitution. These are also called basic law. Equality and the rule of law, इसको समझिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन में
जो भी राइट्स दिए गए हैं वो क्या हैं, हमारे राइट्स हैं। अब वो राइट्स क्या ऐसा है कि किसी एक कम्युनिटी को दिए गए हैं, दूसरी कम्युनिटी को नहीं दिए गए हैं। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट देती है या कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, तो क्या ऐसा है कि इनको इस वाली कम्युनिटी को दी गई है, इस वाली कम्युनिटी को नहीं दी गई है। समझे ना, सबको दी गई हैं। जॉब्स अगर निकालती है गवर्नमेंट तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। एजुकेशन जो फ्री है वो हर कोई ले सकता है। हॉस्पिटल्स में हर कोई जा सकता है। हर कोई, मतलब ऐसा तो कोई नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए और उसकी रिपोर्ट ना लिखी जाए। कोर्ट सबके लिए इक्वल है, हॉस्पिटल सबके लिए इक्वल है। तुम बड़ी कार से जाओ या तुम छोटी कार से जाओ, ठीक है ना, सबका टोल टैक्स लगना ही लगना है। तो ये क्या है, ये इक्वलिटी बेसिस है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स देता है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कुछ बेसिक रूल्स जो सब पर अप्लाई होते हैं। तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीज़न, जितने भी सिटीजन्स हैं वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कल्चर के हों, उन सब को इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स मिलती हैं। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी रिलीजियस कास्ट, किसी भी कल्चर का इंसान सारी चीज़ों को लेगा जो गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें अबाइड करता है। जैसे फ्री एजुकेशन 14 साल तक के बच्चों के लिए, चाइल्ड लेबर नहीं होगी, तो हर स्टेट में, हर रिलीजन में, हर कल्चर में नहीं होगी, है ना। जॉब्स आई गवर्नमेंट की तो वो सबके लिए हैं। सब लोग जो एजुकेटेड हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, वो सारे लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। रोड्स पे सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी एक कम्युनिटी को मना कर दिया जाए कि तुम इस पर नहीं चलोगे, ठीक है। और चाहे कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी पावर में आए, चाहे गवर्नमेंट्स चेंज होती रहें, तो गवर्नमेंट का काम भी यही है कि सबके इक्वल राइट्स बने रहें, किसी को ऑप्रेस ना कर सकें। और गवर्नमेंट ऑप्रेस कर भी नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो भी एक लिमिट तक ही अपने मन के काम कर सकती है, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। उसकी भी लिमिटेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस ने बना के रखी हुई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज़ अ राइट? अ राइट इज़ जस्ट अ claim. The fundamental right contained in a constitution of India guarantee basic human rights to all India. The 6 fundamental rights recognized by the constitution are as following. Actually जो fundamental rights हैं वो 7 हैं, यहाँ 6 दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये होते क्या हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको हक दिए गए, सिटीजन्स को जो हक दिए गए, जिन्हें आपसे कोई नहीं छीन सकता, गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, कोई पुलिस अधिकारी नहीं छीन सकता, जुडिशरी भी नहीं छीन सकती, वो आपको दिए गए हैं। कौन से राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कितने? 7। क्या कहते हैं इनको? फंडामेंटल राइट्स। ये याद रखना है। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। कितनी? 11, जिनको कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो हमें अपनी कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करनी है वो क्या है? ड्यूटीज़ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो पावर देता है वो क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट हैं। पहला, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब, इक्वलिटी तो जानते ही हैं, सबको बराबर जीना, ठीक है, सबको हर चीज़ बराबर मिलना, तो इक्वलिटी का राइट है। गारंटीड दैट अ सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। इट इज impels equality before law and equality to opportunity it matter to public employment। मतलब क्या है? कोई भी सिटीज़न कैसे भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, और किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो, उन सबको क्या है? इक्वलिटी, बराबर, समानता कॉन्स्टिट्यूशन देता है। मतलब कि किसी की भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, जो मौके हैं, जो जॉब करने का तरीका, जॉब लगने के चांसेस हैं या एजुकेशन के चांसेस हैं, वो इसलिए नहीं रोके जाएंगे कि उनकी कास्ट अलग है, उनकी स्किन का कलर अलग है, वो मेल हैं या फीमेल हैं,
वो इस स्टेट में पैदा नहीं हुए, दूसरी स्टेट में पैदा नहीं हुए, उनका रिलीजन अलग अलग है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखिए ये क्या होता है। Enable an individual to participate in the public activities assembly peacefully and form association or unions. The freedom of expression also includes freedom of press. Other freedoms include freedom to practice in any profession or occupation, freedom of movement and residence in any part of the land. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और ये बहुत वैल्यूएबल राइट है। कैसे? आप कहीं पे भी रह सकते हैं, पहली चीज़, ठीक है ना। आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ में क्या है, जो मीडिया होती है, न्यूज़पेपर्स, वो अपने मन से आज़ाद है, उसको पावर में गवर्नमेंट दबा नहीं सकती। अगर उसके पास प्रूफ हैं और न्यूज़ है तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कितना भी पावरफुल नेता हो, उसके अगेंस्ट भी लिख सकती है। सॉरी। अब सबसे बड़ी चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि हम क्या करें। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसकी बुराई कर सकें, उसको क्रिटिसाइज कर सकें, उसके अगेंस्ट सड़कों पे मूवमेंट कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें, लोग अपनी यूनियन बना सकें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। जैसे अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट से खुश नहीं थे, उनके करप्शन से खुश नहीं थे, पहले क्या किया उन्होंने, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद खुद की गवर्नमेंट एक पार्टी बनाई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन जीते और बहुत अच्छे से दिल्ली में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे काम ऐसे करती है जो लोगों को पसंद नहीं आते। जैसे किसानों के साथ अभी जो किसानों के लिए बिल लाए हैं वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है जितना किसानों के लिए होना चाहिए या हो सकता था, तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये हक किसने दिया? ये हक दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अगर आपके लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो आप प्रोटेस्ट करिए, और प्रोटेस्ट जब करेंगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि हम अगला चुनाव हार जाएंगे क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अपने मन की नहीं चलाएंगे और चीज़ों को बदलेंगे, मतलब अच्छे तरह से रूल ऐसे अप्लाई करेंगे, इस तरह से स्टार्ट करेंगे रूल्स को कि किसी का नुकसान ना हो। तो ये क्या है, एक बहुत पावरफुल एक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। इसका मतलब क्या है, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, आप काम करिए, ठीक है ना, उस काम का पैसा लीजिए और फ्री हो जाइए। कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं कराया जा सकता। जैसे स्लेव्स होते थे, ठीक है ना, राजाओं के टाइम पे, कि एक बार दास बन गए, अब ज़िंदगी भर तुम दास रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी हमारे दास होंगे, उनके बच्चे भी हमारे गुलाम होंगे। तो ऐसा नहीं है, आज सब इंडिपेंडेंट हैं, सब सोवर्जन है, चाहे वो छोटे सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, उनसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। अगर उन्हें करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करा सकते आप। और चाइल्ड लेबर मैंने आपको बताया था कि 14 साल से छोटे बच्चे से कोई भी आप काम नहीं करा सकते। अगर ऐसा देखा जाएगा तो क्या होगा, आपको जेल जाना पड़ सकता है। 14 साल से बड़ा बच्चा हो जाए फिर वो अपनी मर्ज़ी से आपके यहाँ काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी इंसान किसी भी तरह से पूजा कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, जिस रिलीजन को मानना है उस रिलीजन को मान सकता है। उस रिलीजन के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए अगर वो घूमना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो आपको राइट दिया गया है, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स टू बी अ सेकुलर कंट्री। Every major religion is practiced in India. The Constitution also provides special measure to protect against the minorities. सेकुलर कंट्री क्या होता है? देखिए, जैसे इंडिया एक कंट्री है जो डाइवर्स है, हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध और भी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। सबकी पूजा करने का तरीका अलग अलग है।
तो कंट्री हमारी सेकुलर है। सेकुलर का मतलब कंट्री सारे धर्मों का सम्मान करती है, सबकी रिस्पेक्ट करती है, सबको राइट देती है कि सारे लोग अपने अपने तरीके से जहाँ जिसकी आस्था है वहाँ उसकी पूजा करें। और सेकुलर का मतलब है कि कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है, मतलब कंट्री किसी भी रिलीजन को नहीं मानती, सब रिलीजन्स में फेथ रखती है। बात समझ में आ रही है? कंट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे रिलीजन्स में फेथ रखता है, सबकी रिस्पेक्ट रखता है, लेकिन कंट्री का पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं है, ये सेकुलर होता है। समझे ना? वो सबके लिए इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल डिसीजंस होंगे और इक्वल पनिशमेंट होगी। तो ये होता है सेकुलर। अब ये जो आप बगल में देख रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जिन बेसिस पे लिखा गया है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो इन शॉर्ट में प्रीएम्बल में लिखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है और किन लोगों के लिए है और बाय कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या करना चाहते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है। ये आप अगर गूगल कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा, या फिर एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है या इसी क्लास की आपकी जो बुक है तो शायद इसी में आगे स्टार्टिंग के पेजेस में हो, इसमें नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखिए, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ना, कि सबको क्या है? पढ़ने के बराबर अधिकार हैं। ठीक है ना, किसी भी कल्चर में रहने के अधिकार हैं, किसी भी टाइप की लैंग्वेज, किसी भी टाइप की स्क्रिप्ट सीखने के अधिकार है। ठीक है ना, एंड एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, और वो अपने तरीके से इंस्टीट्यूशनल कॉलेजेस भी खोल सकता है, जैसे संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है ना, जहाँ हिंदू कल्चर सिखाया जाता है, मदरसा जहाँ मुस्लिम कल्चर सिखाया जाता है। तो ये भी राइट्स हैं लोगों को कि आप ये चीज़ें भी खोल सकते हैं और अपने कल्चर को एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमीज एम्पावर सिटीजन टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीक प्रोटेक्शन। अगर कभी भी लोगों के साथ क्या होता है, उनके हक छीने जा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं और उन लोगों के अगेंस्ट अपनी बात रख सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को अगर ऑप्रेस किया जा रहा है तो वो लोग कहाँ जाएं? कोर्ट में जाएं, अपनी बात रखें और अपना केस खुद लड़ें। कोर्ट उनके इंडिविजुअल जितने भी राइट्स हैं उनको क्या नहीं होने देगी? डिसअपियर नहीं होने देगी। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा शायद थोड़ा सा पोर्शन बचा है। हाँ, आर्टिकल 50 के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, और फाइट अगेंस्ट इनइक्वलिटी बिफोर द इंडिपेंडेंस, थोड़ा सा ये बिहेव रह गया है, तो ये हम कल करेंगे। इनइक्वलिटी को समझेंगे कल, डेमोक्रेसी पॉपुलर चॉइस इसको समझेंगे, और डेमोक्रेसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसको हम अगले वीडियो में समझ लेंगे।